नमस्कार। NOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे DLED के पाठ्यक्रम 506 जिसका विषय है अभिप्रेरणा का विकास एवं इससे संबंधित विधियाँ। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय परिसर, बरेली, उत्तर प्रदेश से। मैडम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने स्टूडियो में तथा आज आपसे अभिप्रेरणा के विकास एवं विधियों के विषय में चर्चा करना चाहेंगे। तो मैडम, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अभिप्रेरणा सीखने में किस प्रकार से योगदान देती है। देखिए ज्योति जी, ये कहा गया है कि अभिप्रेरणा सीखने का द्वार है। यानी जब तक बच्चा अभिप्रेरित नहीं होगा तब तक वो सीख नहीं सकता है। अब क्योंकि सीखना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत सारी बातें सीखते हैं। आमतौर पर सीखने का तात्पर्य व्यवहार परिवर्तन है, लेकिन कक्षा में हम छात्रों को बहुत सारी बातें सिखाना चाहते हैं। सिखाना तो कहें, हमारा शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। तो जो भी चीज़ें हम सिखाना चाहें, चाहे वो विषय वस्तु है या गुण हैं या कोई अन्य अच्छी आदतें हैं, वो सब सिखाना चाहते हैं। उन सब के लिए अभिप्रेरणा ज़रूरी होती है। पहली चीज़, जो भी हम सिखाते हैं उसकी तीव्रता अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। अगर हम छात्र अभिप्रेरित नहीं होगा तो वो सीखेगा भी नहीं और जल्दी भी नहीं सीखेगा और विषय वस्तु सीखेगा भी नहीं। दूसरी चीज़, अगर छात्र का व्यवहार वांछित नहीं है तो हम अभिप्रेरित करके या उचित अभिप्रेरणा के माध्यम से उसके व्यवहार पर नियंत्रण रख सकते हैं। जैसे कक्षा में अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है तो हम उसके व्यवहार पर नियंत्रण रख सकते हैं कि वो ध्यान दे कक्षा में, वो भी अभिप्रेरणा के माध्यम से होगा। अगर उसकी किसी विषय वस्तु को सीखने में रुचि नहीं बन रही है तो हम उचित अभिप्रेरणा के माध्यम से उस विषय में या उस विषय वस्तु के प्रति उसकी रुचि की भी विकसित कर सकते हैं। अगर वो कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है तो हम अभिप्रेरणा के माध्यम से उसके ध्यान को अपनी ओर केंद्रित भी कर सकते हैं। अगर वो पढ़ने की तरफ ज़्यादा सिंसियर या बहुत ज़्यादा सजग नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है बार बार, तो उसको लक्ष्य निर्देशित करने के लिए भी हम अभिप्रेरित कर सकते हैं। जहाँ तक चारित्रिक विकास की बात है, वो तो बिना अभिप्रेरणा के संभव ही नहीं है। हमें बच्चे के चरित्र में उत्तम लक्षण, अगर उत्तम विशेषताएं विकसित करनी हैं तो अभिप्रेरित करना ही होगा। और जो सबसे बड़ी समस्या कक्ष में एक शिक्षक को उसका सामना करना पड़ता है कि छात्र अनुशासित नहीं रह पाते हैं, अनुशासनहीनता होती है। तब भी हमें अभिप्रेरणा के द्वारा छात्रों को हम अनुशासित कर सकते हैं। अब अगर ऐसा हम देखें तो कक्षा में आने से पूर्व भी या बच्चा जब से थोड़ा सा समझदार होता है तब से वो बहुत सारी क्रियाएं करता है, और वो क्रियाएं के परिणाम या उन क्रियाओं को करने से बाकी लोग उसके साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इससे धीरे धीरे उसमें किन्हीं विशेष क्रियाओं को करने के लिए स्वयं से आंतरिक अभिप्रेरणा बनना शुरू हो जाती है कि वो आगे कैसा करेगा। चाहे वो पढ़ने के लिए हो या किसी विशेष प्रकार के चारित्रिक विशेषताओं के लिए हो या सजगता हो या ध्यान केंद्रीकरण हो, वो स्वयं धीरे धीरे उसमें विकसित होता जाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो बालक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है कि नहीं, वो उसके व्यवहार से परिलक्षित होता है। कौन सा बालक आगे चल करके आंतरिक रूप से कक्षा में अभिप्रेरित होगा या नहीं होगा, ये उसके व्यवहार की कुछ विशेषताओं से प्रदर्शित होता है। आइए जानें वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं और हम उनके लिए प्रयास हमें करना ज़रूरी होगा। जैसे लगनशीलता। लगनशीलता से तात्पर्य है बिना समय की सीमा को ध्यान में रखे हुए या लंबे समय तक किसी विशेष कार्य को करते चले जाना और उस कार्य को हताश होकर के जल्दी ही न छोड़ देना। कुछ बच्चे
काम में लगे रहते हैं लगातार जब तक कि उस काम को कंप्लीट न कर लें, पूर्ण न कर लें। कुछ बच्चे लगनशील नहीं होते, जल्दी ही दूसरे लक्ष्य की ओर लग जाते हैं, छोड़ देते हैं उस काम को। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित वही बालक होगा जिसमें लगनशीलता होगी। दूसरी चीज़, लगनशीलता कब होती है? जब वो कार्य थोड़ा सा चुनौती वाला हो। अगर बहुत सरल कार्य होगा तब भी लगनशीलता की उसमें आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि वो कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा कठिन होगा तो लगनशीलता, धैर्य समाप्त जल्दी हो जाएगा और धीरे धीरे लगनशीलता कम होती चली जाएगी। अगर कार्य बच्चों को ऐसे मिलते जा रहे हैं उनके पालन पोषण के दौरान जो उनके लिए थोड़े से चुनौतीपूर्ण हैं, न बहुत सरल हैं न अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हैं, तब उनकी लगनशीलता धीरे धीरे विकसित होती जाती है। क्यों विकसित होती जाती है? क्योंकि उपयुक्त चुनौतीपूर्ण कार्य करने से सफलता का एहसास उसके साथ जुड़ा हुआ है। सफलता एक ऐसी चीज़ है जो महसूस की जाती है। अगर कार्य बहुत ज़्यादा सरल है तो उस सरल कार्य को करने से हमें सफलता का एहसास नहीं होता, हमें लगता है ये तो बहुत आसान था, हमने कर ही लिया। और अगर बहुत ज़्यादा कठिन है तो असफलता होती है, और असफलता के होने से आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होने की प्रवृत्ति खत्म होती चली जाती है। हम नर्वस हो जाते हैं, हमारा आत्म जो विश्वास है वो कमज़ोर हो जाता है, लगनशीलता समाप्त हो जाती है। इसलिए अगर उपयुक्त चुनौतीपूर्ण कार्य होता है तो सफलता का एहसास होता है, और ये सफलता का एहसास आगे के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने का कार्य करता है। एक चीज़ जो हमें अपने पालन पोषण में ध्यान रखने की है कि अगर बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बनाना है तो उनकी बड़ों पर निर्भरता कम करनी होगी। अगर वो बड़ों पर ज़्यादा निर्भर होंगे तो हमेशा वो बाह्य अभिप्रेरणा को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होंगे। जो बच्चे शुरुआत से ही, कम उम्र से ही बड़ों पर जिनकी निर्भरता कम होती जाती है छोटे छोटे कार्यों के लिए, उनमें आत्मविश्वास भी विकसित होता है और आंतरिक रूप से अभिप्रेरित भी होते हैं। और इसी प्रकार से एक चीज़ जो और उनके व्यवहार से प्रकट होती है आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए, वो है उनके सकारात्मक संवेग। आमतौर पर जिन्हें हम कहते हैं गुड मूड, अच्छा मूड, जिनमें वो प्रसन्नता का अनुभव करें। जब बच्चे किसी परिस्थिति में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, संतुष्टि का अनुभव करते हैं, मूड अच्छा रहता है उनका, ऐसे ही बच्चे आंतरिक रूप से आगे अपने जीवन में अभिप्रेरित होते हैं। तो ये कुछ व्यवहारगत विशेषताएं हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन विशेषताओं में इन विशेषताओं से युक्त अपने बच्चों को बनाएं, जिससे वो जीवन में आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें सीखने के लिए। छात्रों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करने के लिए हम किन किन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं? पहले मुझे लगता है कि पहले हम आंतरिक अभिप्रेरणा पर बात कर लें कि आंतरिक रूप से बच्चे कैसे अभिप्रेरित होंगे, क्योंकि बाह्य अभिप्रेरणा की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित न हो। और आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए हमें अलग से कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें अपने पालन पोषण के तरीके या शिक्षण विधि में इस प्रकार का हमें अपने उनसे बच्चों के साथ में कैसे व्यवहार करना है, ये निश्चित करता है कि हम अपने छात्रों को आंतरिक रूप से कैसे अभिप्रेरित बनाएं। हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के लिए हमें उनका लक्ष्य निर्धारण करें। वो लक्ष्य ज़्यादा अच्छा होगा बच्चे स्वयं अपने लिए निर्धारित करें। जैसे गणित की कक्षा में हम बच्चों से पूछें कि अच्छा छात्रों बताओ आज हम कितने सवाल हल कर लेंगे। बच्चे कहें कि आज हम ये वाले अभ्यास में जितने 10 सवाल हैं ये सब हल कर लेंगे। अब उनके सामने लक्ष्य हो गया और वो स्वयं ही अभिप्रेरित हो जाएंगे कि इन लक्ष्य को, इन 10 सवालों को आज मुझे आधे घंटे के कालांश में पूर्ण कर लेना है। तो लक्ष्य निर्धारण करने से छात्र आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो सकता है। दूसरी चीज़, हम जब बच्चों की प्रशंसा करते हैं या उन्हें पुरस्कृत करते हैं, बाह्य प्रेरणा के हालांकि ये विधियां हैं, लेकिन अगर हम इनका प्रयोग करें तो बहुत संभाल कर करें। अगर हम हर बात में बच्चे की प्रशंसा करते रहेंगे तो वो इसका आदी हो जाता है, वो उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए बाधक होता है। एक सवाल करने के बाद में वो हमारा मुंह देखता है कि जब सर कहेंगे हाँ ठीक है शाबाश, तभी हम अगला प्रश्न करेंगे। ज़बरदस्ती उसको प्रशंसा करने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं उसको संतुष्टि का अनुभव, सफलता का अनुभव होने दें, अनावश्यक उसकी प्रशंसा न करें। उचित वातावरण प्रदान करें, यानी उसके सम्मुख हम ऐसे कार्य रखें। बहुत छोटा बच्चा है,
कुछ क्रियाएं ऐसी करने के लिए दें जिसमें वो आंतरिक अभिप्रेरणा का अनुभव करे, कुछ ऐसे खिलौने उसको खेलने के लिए दिए जाएं जिसको करने के माध्यम से वो सफलता का एहसास करे, उसके लिए चुनौतीपूर्ण है। आजकल बाज़ार में कितने ही प्रकार के ब्लॉक्स हैं जो उम्र के हिसाब से हैं। हम ब्लॉक बिल्डिंग वाला गेम अगर उनको दें और वो स्वयं से अनुभव करें कि हमें ये ब्लॉक से क्या क्या आकृतियाँ बनानी हैं, तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे। एक चीज़ और, जब मैंने इसके पहले बात की थी कि लगनशीलता आंतरिक अभिप्रेरणा का एक व्यवहारगत विशेषता है, उसके लिए हमें करना क्या होगा, छात्रों को हम समय सीमा में न बांधें, जल्दी न करें कि तुम्हें इतनी जल्दी इस काम को करना है। अगर हम समय सीमा में बांधते हैं तो लगनशीलता उनकी कम होती है। तो थोड़ा सा समय की सीमा से हट करके हम उनको कार्य करने दें। अगर लगन की उसकी परीक्षा ना लें हम, अगर उसकी लगनशीलता चल रही है तो हम ये ना कहें कि नहीं अब ये पीरियड समाप्त हो गया, अब तुम जाओ, अब इस काम को नहीं करना है, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। एक चीज़ और, हम बड़ों में ये आदत होती है, चाहे तो हम माता पिता के तौर पर अगर बात करें या शिक्षक के तौर पर बात करें, जहाँ पर हमारा छात्र, जहाँ पर हमारा बच्चा थोड़ी भी कठिनाई का अनुभव करता है, क्योंकि हम अनुभवी हैं, हम जल्दी से उसे सहायता प्रदान करने की कोशिश करते हैं, प्रेमवश, लाड़वश या उसके गार्जियन होने के नाते से। ऐसा ना करें, अनावश्यक सहायता प्रदान न करें। अगर ऐसा करते हैं, धीरे धीरे वो हमारी सहायता का आदी होता जाता है और तब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त हम उन्हें आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य दें, उचित। जैसा मैंने कहा पहले कि व्यवहारगत विशेषता है, उसके सामने चुनौतियां हमें रखनी पड़ेंगी कि तुम्हें क्या करना है। जैसे अगर हम ब्लॉक खेलने के लिए देते हैं, हम उससे कहें कि इस ब्लॉक से चलो ट्रेन बना करके दिखाओ, चलो इस ब्लॉक से अब महल बना करके दिखाओ। उचित चुनौती दें जिसके लिए वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो कि मुझे ऐसा करना है। हम एक काम और करें, कई बार हम बच्चे की उपलब्धि के निर्णायक हम हो जाते हैं कि ये काम सही हुआ या गलत, उससे उसकी निर्भरता हम पर बनती है। उसको स्वयं आनंद लेने दें अपनी सफलता का, वो स्वयं अनुभव करे। अगर मैंने 10 सवाल कर लिए तो अपनी पीठ वो स्वयं क्यों ना थपथपाए, स्वयं क्यों नहीं अपनी सफलता से खुश हो। जब बच्चा स्वयं अपनी सफलता से खुश होता है तब वो आंतरिक रूप से आगे के लिए अभिप्रेरित होता है। उस सफलता का मज़ा, उस सफलता का स्वाद बार बार वो स्वयं चखना चाहता है। तो उनके उपलब्धि के उन्हें खुद ही निर्णायक होने दें कि उन्होंने क्या काम अच्छे से कर लिया या क्या नहीं, तब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होने की उनमें प्रवृत्ति बनती है। अगर हम प्रशंसा और पुरस्कार उन्हें दें भी तो उनके कार्यों के इस काम के लिए न दें कि उन्होंने सफलता हासिल की। हम उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, लगनशीलता के लिए दिए कि अच्छा तुम बहुत अच्छा बच्चे, तुम लगातार 1 घंटे तक लगे रहे, लेकिन आखिरकार तुमने इस ब्लॉक से ट्रेन बना के मुझे दिखाई ही दी। तो तुम्हारी इस लगनशीलता के लिए मैं तुम्हारी तारीफ़ करती हूँ या तुम्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो लगनशीलता बढ़ाएं, उससे कार्य की उपलब्धि के साथ में उन प्रशंसा और पुरस्कार को न जोड़ें, तब आंतरिक अभिप्रेरणा में मदद मिलती है। हम थोड़े से इस बात के भी आदी होते हैं क्योंकि हमें मान लेते हैं कि हम बड़े हैं, हम माता पिता हैं, हम इनसे ज़्यादा जानकार हैं। हम उन्हें दिशा निर्देश देते हैं। ब्लॉक खेलने के लिए देंगे, साथ में बताएंगे देखो आगे इंजन लगाओ, देखो पीछे डब्बे लगाओ, तुमने ये तो किया ही नहीं। ये दिशा निर्देश न दें, उससे उनकी आंतरिक अभिप्रेरणा समाप्त होती है। हम उन्हें आज़ादी दें, दिशा निर्देश कम दें, आज़ादी ज़्यादा दें। बस लक्ष्य निर्धारित कर दिया उनकी चुनौती के हिसाब से कि ये तुम काम कर लो, उसके बाद वो दिशा निर्देशित वो स्वयं अंदर से हों कि उस ब्लॉक से उस ट्रेन को बनाने के लिए वो कैसे करें, या 1 घंटे में ये 10 सवाल हल करने के लिए उन्हें अपनी गति कैसे रखनी है, उन्हें सवाल हल कैसे करने हैं। ये स्वयं जब वो करेंगे तब आंतरिक रूप से प्रेरणा की उनमें प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। हमें अंततोगत्ता तो यही करना है ना कि छात्र जीवन में हमेशा स्वयं से अभिप्रेरित रहे, सीखने के लिए उचित दृष्टिकोण का विकास कर लें। हम हमेशा उसको सीखने के लिए दिशा निर्देशित तो नहीं कर सकते। जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो लर्निंग हाउ टू लर्न तो उसमें विकसित होनी ही होगी। सीखा कैसे जाता है, सीखना चाहिए, ये दृष्टिकोण तो उसमें विकसित करना ही होगा हमें। तो प्रयास ये करें कि आंतरिक अभिप्रेरणा के माध्यम से वो इस लायक बने कि जब वो बड़ी कक्षाओं में आए या जीवन के पाठ जब वो सीखे, व्यवहारिक जीवन के, तो वो स्वयं सीखे, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, उसे दूसरे से या बाहर से दिशा निर्देश की आवश्यकता न पड़े,
दूसरे उसकी उपलब्धि के निर्णायक न हो पाएँ, दूसरे उसे ये न बताएं, क्योंकि जीवन में तो अंततोगत्वा उसे आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा ही काम उसके आनी है। हमेशा तो उसे बाह्य रूप से अभिप्रेरित करने वाला कोई मिलेगा नहीं। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे छात्र आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों। उसके लिए हमें स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा, उसके लिए उनके सामने हमें चुनौतियाँ रखनी होंगी, लक्ष्य रखना होगा, उनको अपने मार्ग स्वयं चुनने देने होंगे, उनको सफलता का एहसास करने देना होगा। तब वो उनमें धीरे धीरे प्रवृत्ति होगी कि वो अपने जीवन में आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो सकेंगे। आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा हेतु विभिन्न विधियों की आपने चर्चा की। क्या कुछ ऐसी बाह्य विधियां भी हो सकती हैं जो छात्रों को अभिप्रेरित कर सकें? जी बिल्कुल ज्योति। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हमेशा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो ही। गणित विषय या विज्ञान विषय या भाषा वो इसलिए सीखे कि उसमें उसकी रुचि है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तब हमें आवश्यकता, हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि बच्चा स्वयं से जब तक रुचि नहीं लेगा तब तक नहीं पढ़ाएंगे। न हम ये छोड़ सकते हैं कि इसकी क्योंकि गणित में रुचि नहीं है, विज्ञान में रुचि नहीं है, तो हम इसे विषय न पढ़ाएं। कई बार बच्चे क्योंकि उस वस्तु का महत्व नहीं समझ रहे होते हैं, अपरिपक्व मस्तिष्क होता है उनका, इसलिए जब क्योंकि आवश्यकता नहीं अनुभूति कर पा रहे हैं, वो गणित विषय समझने की या विज्ञान विषय समझने की आवश्यकता की अनुभूति नहीं हो रही है, इसलिए वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित भी नहीं है। तब हमें बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना होता है। एक शिक्षक का दायित्व ये है, अगर बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो आपका दायित्व इतना ज़्यादा नहीं है। शिक्षक का असली दायित्व तो यही है कि बच्चे को बाह्य रूप से वो अभिप्रेरित करें, जिससे कि वो सीखने में तत्पर हो सकें। तो अब कुछ मैं ऐसी विधियों पर चर्चा करूंगी कि छात्र को हम बाह्य रूप से कैसे अभिप्रेरित कर सकते हैं। पहली चीज़, कक्षा का वातावरण सुखद होना चाहिए। यहाँ पर कक्षा के वातावरण से तात्पर्य कक्षा का भौतिक वातावरण भी है और कक्षा का मनोवैज्ञानिक भी। भौतिक वातावरण से तात्पर्य, सुखद से तात्पर्य आरामदायक, क्योंकि अगर उनका दिमाग किसी भी प्रकार से विचलित होता है, किसी भी कष्ट में जाता है, तो वो सीखने के लिए और अभिप्रेरित नहीं हो सकते। कुर्सी, फर्नीचर उनके आराम के हिसाब से नहीं है, कुर्सी में कष्ट है बैठने में, सुखद नहीं है कक्षा का वातावरण। कमरे में, कक्षा कक्ष में बहुत गर्मी है, हवा का प्रबंध नहीं है, रोशनी का प्रबंध नहीं है, वो कष्टदायक है। अगर ये सब होगा तो ये वातावरण सुखद नहीं है, और सुखद नहीं है तो वो सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होगा। तो हमें एक तो कक्षा का भौतिक वातावरण सुखद बनाना होगा। इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक वातावरण सुखद बनाने से तात्पर्य सौहार्दपूर्ण, प्रेमपूर्ण, आरामदायक वातावरण, जिसमें बच्चा बिना किसी भय के, बिना संकोच के, प्रेम पूर्वक, आराम पूर्वक कक्षा में बैठा हुआ है, तब वो सीखने के लिए अभिप्रेरित होगा। ये बहुत बड़ा दायित्व है शिक्षक के ऊपर कि कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण सुखद कैसे बनाए। अपने छात्रों से प्रेम के साथ पेश आएँ, उनको सुरक्षित महसूस करवाएं, उनको ये महसूस करवाएं कि आप उनकी सहायता के लिए हैं, प्रेम के लिए हैं, तब वो कक्षा में सीखने के लिए तत्पर होंगे, अभिप्रेरित होंगे। दूसरी चीज़, जब हम पढ़ाते हैं कक्षा में, तब एक ही तरह से न पढ़ाते चले जाएं। इसको कहते हैं उद्दीपक परिवर्तन, स्टिमुलस वेरिएशन। हम अपने हाव भाव में परिवर्तन लाएं, हम अपने बोलने में उतार चढ़ाव लाएं, हम अपने मूवमेंट में, चलने में, कभी धीरे चल रहे हैं, कभी एक स्थान पर खड़े हुए हैं, कभी दूसरे स्थान पर खड़े हुए हैं, कभी थोड़ा सा मुख भंगिमा परिवर्तित हो रही है, कभी छात्र के पास जा रहे हैं, कभी उससे थोड़ा दूर जा रहे हैं। ये सब भाव भंगिमाओं में परिवर्तन लाएं। एक बहुत महत्वपूर्ण है, छात्र कौन सी ज्ञानेंद्रिय का उपयोग कर रहा है, इसमें परिवर्तन लाएं। कभी उसको आँखों से देखने की आवश्यकता पड़े, कभी उसको कानों से सुनने की आवश्यकता पड़े, कभी उसको हाथों से छूने की आवश्यकता पड़े, स्पर्श की आवश्यकता पड़े। जब हम ये परिवर्तन लाते हैं तो निरंतर हमारे छात्र अभिप्रेरित रहते हैं, बाह्य रूप से अभिप्रेरित रहते हैं कि वो कक्षा में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसकी ओर ध्यान दें। तो ये तो हुआ कक्षा में एक विशेष प्रकार का माहौल क्रिएट करके रखना, जिससे कि छात्र बाह्य रूप से अभिप्रेरित हों। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विधियाँ हैं जो मनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं। बाहर से हम छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करें। जैसे एक विधि है सुख और दुख का प्रयोग। ये एक मानव की प्रवृत्ति है, जो काम उसके लिए सुखदायी होता है वो उसमें लगा रहता है,
जो काम उसके लिए दुखदायी रहता है वो उस काम को छोड़ देता है। अगर सीखने की प्रक्रिया छात्र के लिए सुखदायी है, सीखने का वातावरण उसके लिए सुखदायी है, तो वो सीखने के लिए अभिप्रेरित होगा। अगर दुखदायी है तो नहीं होगा। तो सुखदायी कैसे हो सकता है? छात्र को सुखद अनुभूतियाँ प्रदान करना। वो सुखद अनुभूतियाँ सफलता की हो सकती हैं, प्रेम की हो सकती हैं, और दुखद, अगर हम दुख देते हैं उसे, हमसे डरा हुआ रहता है, तब वो दुखद अनुभूति है। कोशिश करें सुख प्रदान करें छात्र को, जिससे वो रहे। अगर बहुत ज़रूरी है, कई बार हमें दुख का प्रयोग किस लिए करना पड़ता है? अवांछित व्यवहार से रोकने के लिए हमें दुख का प्रयोग अभिप्रेरित करने के लिए करना पड़ता है, लेकिन बहुत हल्की मात्रा में इसका प्रयोग करें, सुख का प्रयोग ज़्यादा करें। इसी प्रकार एक विधि है प्रशंसा व निंदा। ये भी एक मानव प्रवृत्ति है कि जिस काम को करने से प्रशंसा मिलती है वो काम हम करते हैं, अगर हमारी निंदा की जाती है तो हम उस काम को नहीं करते हैं। अब सवाल उठता है कि हम प्रशंसा और निंदा का प्रयोग कैसे करें। कई बच्चे क्षमता के हिसाब से छोटे छोटे कार्यों के लिए प्रशंसा चाहते हैं। जो बहुत होशियार बच्चे होते हैं, बहुत बुद्धिमान बच्चे होते हैं, वो बड़े कार्यों के लिए प्रशंसा चाहते हैं। जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बच्चे होते हैं और वो कोई गलती कर देते हैं, उनके साथ में निंदा का प्रयोग किया सकता है। जैसे बहुत बुद्धिमान छात्र है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, कोई चीज़ उसने गलत बताई, हम उससे कह सकते हैं तुम तो बहुत अच्छे छात्र हो, आज तुमने ये सब गलत क्यों किया। हल्की सी निंदा है, लेकिन इसी से वो अभिप्रेरित हो जाएगा अपने पाठ को सही तरह से पढ़ने के लिए। लेकिन जो पढ़ने में कमज़ोर छात्र है, उसके साथ में निंदा का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं कर सकते। उसको तो प्रशंसा के माध्यम से ही अभिप्रेरित करना होगा। अगर कमज़ोर छात्र से हम कह देंगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम ये नहीं कर सकते, तो वो बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। उसको तो हम छोटी सी बात, अच्छा तुमने ये कर दिया, बहुत अच्छा, शाबाश, आगे बढ़ो। प्रशंसा हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। शाब्दिक प्रशंसा कर सकते हैं, तारीफ करके। हम एक मुस्कुरा सकते हैं उसकी तरफ देख करके, वो भी प्रशंसा का कार्य करता है। हम उसकी पीठ थपथपा सकते हैं, वो भी प्रशंसा का कार्य करता है। कई बार बच्चों की आंखों में आंखें डाल करके ही देखने से, एक चेहरे पर सौम्य भाव लाने से ही बच्चा प्रशंसा का अनुभव करने लगता है। तो हम कैसे भी करके उसको प्रशंसा प्रदान कर सकते हैं। प्रशंसा और निंदा के ही थोड़े मूर्त रूप हैं पुरस्कार और दंड। अच्छे कामों के लिए पुरस्कार, गलत काम के लिए दंड। लेकिन यहाँ पर बहुत सावधानी देनी होती है पुरस्कार और दंड में, वरना हमें ये ध्यान रखना होगा पुरस्कार और दंड साधन बने, साध्य न बने। बच्चा पुरस्कार के लिए कार्य न करे, बल्कि जिस कार्य को करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है वो कार्य करे। हम पुरस्कार कई प्रकार से दे सकते हैं। हम पुरस्कार उसे मनवांछित वस्तु दे करके पुरस्कार दे सकते हैं। हम उसे सिंबॉलिक पुरस्कार दे सकते हैं, जैसे अंक, जैसे ग्रेड, जैसे कोई गोल्ड मेडल, वो भी दे सकते हैं। हम पुरस्कार एक्टिविटी माध्यम से भी दे सकते हैं, किसी मनोवांछित क्रिया में लगने के लिए। जैसे हम उससे कह सकते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, जाओ तुम ये खेल आओ थोड़ी देर के लिए, या टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देखो, वो भी पुरस्कार का काम करता है। ये भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से दंड जो कार्य करता है वो भय पर कार्य करता है। भयभीत करने से कई बार जो व्यक्तित्व है उसमें विकृति आने की संभावना होती है, या कई बार तो हम दंड देते हैं, हम लोगों से गलती हो जाती है, बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि उसे दंड क्यों दिया जा रहा है, तब दंड अभिप्रेरणा का माध्यम कभी नहीं हो सकता। अगर पहली बात बच्चे को एहसास हो कि उसने किस गलत काम से रोकने के लिए उसे दंड दिया जा रहा है, वो पहले पता हो उसे, और बहुत हल्का हो, तब जब पुरस्कार या अन्य किसी माध्यम से छात्र अभिप्रेरित न हो पा रहा हो, तब दंड का प्रयोग करें, वरना न करें। पुरस्कार का प्रयोग भी बहुत संभाल करके करें, क्योंकि कई बार पुरस्कार पाने के लालच में बच्चा गलत व्यवहार करने लग जाता है। जब हम लोग आंतरिक अभिप्रेरणा की बात कर रहे थे, तब भी बात हो रही थी कि पुरस्कार का प्रयोग बहुत संभाल कर किया जाना चाहिए। पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए वो गलत कामों में करने के लिए और प्रवृत्त ना हो जाए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। जिस काम को करने के लिए पुरस्कार है, सिर्फ वही करे। अगर पढ़ने के लिए, टॉप आने के लिए, कक्षा में प्रथम आने के लिए पुरस्कार है, तो वो ये प्रयास न करे कि अपने प्रतिद्वंदी को वो कैसे हानि पहुंचा करके प्रथम आ जाए, बल्कि प्रथम आने के लिए पढ़ना जरूरी है, इसी काम के लिए वो पुरस्कार दिया जाए तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। अगली एक विधि है परिणाम की जानकारी। हम जब भी काम करते हैं, अगर हमें पता लग जाता है कि ये काम सही हो गया, तो हम उस काम को और आगे करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। और अगर हमें पता ही नहीं लगता कि हमारा किए हुए काम का परिणाम क्या निकला,
तो अब हम अभिप्रेरित नहीं होते हैं। हम अपने छात्रों के अच्छे व्यवहार की या वांछित जो उनका व्यवहार है उसके परिणाम की जानकारी उन्हें ज़रूर देते रहें, चाहे वो परीक्षा है उसके अंकों के माध्यम से या उनका व्यवहारगत विशेषताएं हैं उनके माध्यम से हम परिणाम की जानकारी देते रहेंगे, तब वो बाह्य रूप से अभिप्रेरित हो सकेंगे। इसी प्रकार से लक्ष्य की स्पष्टता भी होनी जरूरी है बाह्य रूप से अभिप्रेरित करने के लिए। हम छात्र को स्पष्ट तौर पर बता दें कि आज इतना करना है। कई बार तो सिर्फ कक्षा में जा कर के ये कहने से ही कि आज हम ये पढ़ेंगे, उतने से ही छात्र सीखने के लिए अभिप्रेरित हो जाता है। अगर हम कक्षा में जा कर के कहें कि आज हम न्यूटन के तीनों नियम के बारे में अध्ययन करेंगे, इतना सुनने से ही न्यूटन के नियम सीखने के लिए छात्र अभिप्रेरित हो जाता है, सीखने की इच्छा उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो लक्ष्य की स्पष्टता एक प्रमुख चीज़ है। कुछ चीज़ें और हैं जो बाह्य रूप से अभिप्रेरित कर सकती हैं, जैसे प्रतियोगिता, कंपटीशन। प्रतियोगिता दो छात्रों के बीच में, प्रतियोगिता दो कक्षाओं के बीच में, और सर्वोत्तम प्रतियोगिता तो स्वयं से होती है। हाई स्कूल में तुम्हारे अगर 60% नंबर आए तो स्वयं से प्रतियोगिता है, इस बार तुम्हें ज़्यादा लाकर दिखाना है। तीसरी कक्षा में अगर तुम कक्षा में द्वितीय स्थान आया, इस बार तुम्हें प्रथम आके दिखाना है। स्वयं से प्रतियोगिता सर्वोत्तम होती है। जब प्रतियोगिता का भाव होता है तब छात्र अभिप्रेरित हो जाता है, क्योंकि उसे जीतना है। प्रतियोगिता का संबंध सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जब हम जीतते हैं तब हम प्रतिष्ठित महसूस करते हैं, सम्मानित महसूस करते हैं। तो प्रतियोगिता छात्रों में अभिप्रेरित करने का माध्यम है। इसी प्रकार से सहयोग का संबंध सामाजिक भाव से है। जब टीम में कोई काम छात्र करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से उन्हें उस समूह का सदस्य होने की अनुभूति होती है, उस सुख की अनुभूति होती है, और उसके माध्यम से वो अभिप्रेरित होते हैं। फिर एक है नवीनता। रोचकता और नवीनता दो ऐसी चीज़ें हैं जो अभिप्रेरित करने का काम करती हैं। शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाए तो अपने पढ़ाने में नवीनता लाए, एक ही तरीके से न पढ़ाए। कभी उस विषय वस्तु को किसी ऑडियो विजुअल एड के माध्यम से समझाए, कभी बीच में प्रश्न पूछ ले, कभी उसमें कहानी सुना दे, कभी उसमें रोचकता लाने के लिए कोई उपकरण दिखा दे। ऐसा करने से निरंतर नवीनता बनी रहती है। नवीनता का संबंध रुचि से होता है। जब विषय वस्तु को हम नए नए तरीकों से पढ़ाते हैं, नवीनता लाने का प्रयास करते हैं, तो रोचकता बढ़ती है और रुचि एक आंतरिक अभिप्रेरक के रूप में छात्रों के साथ काम करती है। तो नवीनता लाने का प्रयास करें। और बाकी जो अन्य जो दो मैंने इसमें लिखे हैं, उपयुक्त शिक्षण कौशल और शिक्षण स्वयं, सबसे बड़े माध्यम छात्रों को अभिप्रेरित करने के हम स्वयं और हमारी काबिलियत है। हमने महसूस किया होगा कक्षा में जब कोई शिक्षक, अच्छा शिक्षक जाता है, छात्र उस शिक्षक को कक्षा में देख करके ही सीखने के लिए अभिप्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये शिक्षक बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएगा, हमें बहुत प्यार करेगा, हमारा बहुत ध्यान रखेगा, हमारी मुश्किलों को आसान करेगा। उस शिक्षक को देख करके ही अभिप्रेरित हो जाते हैं। और कई बार ऐसे भी इसके विपरीत ध्रुव पर वो शिक्षक हैं, कक्षा में उनके उपस्थित होते ही छात्र का दिमाग पढ़ाई से हट करके एक डरे सहमे बालक की तरह हो जाता है कि किसी तरीके से मुझे आधा घंटा कक्षा में ऐसे बैठना है कि मेरी डांट ना पड़े, सर मुझे डांटे ना। तो शिक्षक स्वयं अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम माध्यम होता है। फिर उसके बाद वो कौन सी, बहुत सारे शिक्षण कौशल हैं, कैसे पाठ को प्रारंभ करता है, कौन सी विधि का चुनाव करता है, उद्देश्य सामने कक्षा में कैसे रखता है, कौन से ऑडियो विजुअल एड प्रयोग करता है, कैसे छात्रों को पुनर्बलन प्रदान करता है, कैसे प्रस्तुतिकरण करता है, कैसे प्रश्न पूछता है, बहुत सारे शिक्षण कौशल हैं। अगर उपयुक्त शिक्षण कौशल का शिक्षक प्रयोग करेगा तो छात्र सीखने के लिए अभिप्रेरित होगा। तो ये शिक्षक की स्वयं कुशलता, व्यवहारगत या उसकी जो शिक्षण की कुशलताएं हैं उन पर बहुत निर्भर करता है। और वो स्वयं, अगर शिक्षक क्लास में स्वयं से ही अभिप्रेरित नहीं है, एक डल बोरिंग शिक्षक जिसका स्वयं पढ़ाने में कोई अभिप्रेरणा नहीं है, ज़बरदस्ती ऐसा लगता है कक्षा में भेज दिया गया है, वो छात्र को कभी भी अभिप्रेरित कर नहीं सकता है। तो शिक्षक का स्वयं अभिप्रेरित होना आवश्यक है, कुशल होना आवश्यक है। सबसे बड़े माध्यम छात्र को अभिप्रेरित करने के शिक्षक आप स्वयं हैं। अगर आप अच्छे हैं तो अन्य किसी विधि की आवश्यकता ही नहीं है, आपकी उपस्थिति से ही आपके छात्र सीखने के लिए तत्पर हो जाएंगे। जी मैडम, धन्यवाद। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार हम अभिप्रेरणा की विभिन्न बाह्य एवं आंतरिक विधियों का प्रयोग करके बालक के सीखने के विभिन्न तत्वों पर
चाहे उसका चरित्र निर्माण हो, अनुशासन स्थापना हो, उसमें लगनशीलता विकसित करनी हो, हम इन सभी विधियों का अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग करके छात्रों में अभिप्रेरणा का तत्व सदैव उनके व्यक्तित्व में बनाए रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। आज स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली बार पुनः आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आज के लिए धन्यवाद।